वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज नवरोज़ हैं, पारसियों का न्यू ईयर। तो आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे ज़ोरोस्टर के एक कोट के साथ। डूइंग गुड टू अदर्स इज़ नॉट ए ड्यूटी, इट इज़ ए जॉय, फॉर इट इंक्रीजेस योर ओन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आई एम श्योर हम सब ने इस चीज़ को कभी ना कभी महसूस किया है कि जब हम किसी और की मदद करते हैं, जब हम किसी और को काम आते हैं, तो हमें जो अंदरूनी खुशी मिलती है उसका कोई मीन्स कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे याद है कि एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, रुस्तम, और उसके प्रमोशन के टाइम पर अक्षय कुमार ने पारसी कम्युनिटी के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि पारसियों का जो धर्म है वो उनको ये सिखाता है कि आप खूब पैसे कमाओ, और ये जब आप वेल्थ जनरेट करते हो तो मेक श्योर करें कि ये वेल्थ जो है वो दूसरे लोगों के लिए काम आए। वेल्थ जनरेट करना जनरली बहुत सारे रिलीजन में थोड़ा बुरा माना जाता है। मुझे लगता है वो कॉन्सेप्ट गलत है। वेल्थ जनरेशन अगर एथिकल तरीके से की जाती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली पारसी कम्युनिटी में ये एक मान्यता है कि आप वेल्थ जनरेट कीजिए, बहुत सारे पैसे कमाइए, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये समाज के और वे लोग जिनकी आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद डेफिनेटली इन पैसों से कीजिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कम्युनिटी है पारसी कम्युनिटी, एंड आई विश ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल पारसी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। आज 16 अगस्त 2021 है डियर फ्रेंड्स। अब आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस जॉइन बटन। एक छोटी सी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके आप स्टडी आईक्यू के एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। एनविजनिंग इंडिया एट 100 इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने देश को एड्रेस किया। 75th एनिवर्सरी भारत ने सेलिब्रेट की, और इसी मौके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अमृत काल के बारे में बात बताई है। अमृत काल यानी कि एक ऑस्पिशियस फेज। आने वाले जो 25 साल हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कलेक्टिव एफर्ट से ही, कलेक्टिव एफर्ट यानी कि हर एक भारतीय व्यक्ति जो है, हर एक सिटीज़न जो है, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे वो एब्रॉड हो, हर एक व्यक्ति अगर अपना अपना रोल प्ले करें, जो भी हमसे हो सकता है, अगर वो हम बेस्ट बनाने की कोशिश करें, और जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसमें ये समझे कि लेट्स से कि मैं शू मेकर हूँ, मैं एक जूता बनाता हूँ, तो क्या मैं ये जो मेरे जूते बनाने की जो कला है, क्या इससे मैं कोई ऐसी ब्रांड क्रिएट कर सकता हूँ जिससे यहाँ पर जॉब्स जनरेट हों, जहाँ पर सस्टेनेबल तरीके से मैं जूते बनाऊं, और वेस्ट में से बेस्ट बनाने की कोशिश करूं। जो भी चीज़, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो हर एक व्यक्ति का अगर कलेक्टिव एफर्ट रहेगा तो हम जो एक डेवलप्ड देश देखना चाहते हैं वो हम बना पाएंगे। कलेक्टिव एफर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपकी सरकार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आपके लीडर्स कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो कोई भी पॉलिसी जो है वो काम नहीं करती है। स्वच्छ भारत अभियान को देख लीजिए। मेरे हिसाब से स्वच्छ भारत अभियान जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखिए, कम लोग बीमार पड़ेंगे तो कम खर्च होगा हेल्थ के पीछे। दूसरी चीज़, हमारा देश कितना खूबसूरत लगेगा। जस्ट इमेजिन कि आपका कमरा है और आपके कमरे में यहाँ वहाँ सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कमरा जो है वो एकदम क्लीन है, सारी जगह सारी चीज़ें, भले ही कम चीज़ें हो या फिर ज़्यादा चीज़ें हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन हर एक चीज़ जो है वो सही जगह पर है, तो आपको उस कमरे में और ज़्यादा वक्त स्पेंड करने में मज़ा आएगा। सेम थिंग गोज़ विद अ नेशन एज वेल। आप थोड़े साल पहले के हमारे फिल्म्स को देखिए।
सारे अच्छे अच्छे गाने जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड और दूसरे यूरोपियन देशों में शूट किए जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप शूटिंग के लिए जाएंगे तो पहले तो आपको सारा एरिया जो है वो क्लीन करवाना पड़ेगा। कोई इतनी ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्वच्छ भारत से हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लोग ही अगर सड़कों पर कचरा फेंकते रहेंगे, तो फिर हमारा देश जो है वो ब्यूटीफुल और अच्छा कैसे हो पाएगा। तो दिस जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल टू अटेन एन एडवांस डिग्री ऑफ मल्टी फैसेटेड डेवलपमेंट दैट इज इंक्लूसिव इज अनएक्सेप्शनेबल। तो यहाँ पर यही बात बताई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि अमृतकाल जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि हम वक्त गवा नहीं सकते, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। ये जो 25 साल हैं ये डिफाइनिंग ईयर्स होंगे कि अगर इन 25 सालों को हमने संभाल लिया तो हमारा देश जो है वो इतनी तरक्की करेगा कि पूरी दुनिया जो है वो देखती रह जाएगी। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात की, जैसे कि एनर्जी इंडिपेंडेंस। अब भारत के पास इतना कोई ऑयल और गैस का तो स्टॉक है नहीं, लेकिन ग्रीन एनर्जी जैसे कि हाइड्रोजन है, न्यूक्लियर हैं, ऑफ कोर्स सोलार एंड विंड हैं, तो ये सारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, अगर इन क्षेत्रों में हम अच्छा काम करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और इनोवेशंस करें, तो हमारा देश जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंस हो जाएगा। हमें किसी और देश से ये ऑयल और पेट्रोल और ये सारी चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ रीचिंग एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो डेवलपमेंट है वो ऐसा ना हो कि सिर्फ सिटी में हो या फिर कुछ लोगों तक सीमित रहें, हर एक व्यक्ति को इस डेवलपमेंट का लाभ मिले। अर्बन रूरल डिवाइड चला जाए, जो एक सिटी का चार्म है, अब धीरे धीरे वो चार्म भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगा है, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड-19। लोग भीड़ में रहना जो है वो कम पसंद कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है बहुत सारे लोगों की कि उनकी जॉब्स और बिजनेस और सारी चीज़ें जो हैं वो सिटी एरिया में हैं। बट वी नीड टू क्रिएट ए कंट्री के अगर आप गांव में भी रहते हैं तो आपको स्वच्छ पीने का पानी, हेल्थ फैसिलिटीज़, इंटरनेट, राइट, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें, अच्छी स्कूल, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको आपके गांव के लेवल पर मिले। ये ऐसा एक देश जो है वो हमें बनाना होगा। जेंडर डिवाइड को ख़त्म करना है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, हर एक व्यक्ति जो है वो हमारे देश में समान है, चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, चाहे उसकी भाषा कुछ भी क्यों ना हो, राइट। एवरीवन शुड एंजॉय ऑल द राइट्स। जो भी राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें हर एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर एक्सप्लोर कर सके, वो जेन्युइनली उसको फील कर सके, ऐसा देश हमें बनाना है। इंटीग्रेटेड हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बहुत आवश्यकता है। चाइना में एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने में जितना वक्त लगता है, उससे लगभग 2 गुना वक्त जो है वो हमारे देश में लगता है। तो ये हम उनको बीट ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, लेकिन टाइम पर अगर वो प्रोडक्ट पोर्ट तक नहीं पहुंचता, मार्केट तक नहीं पहुंचता है, तो धीरे धीरे जो है वो हमारा डिसएडवांटेज ही हो जाएगा। फिर कितना ज़्यादा वक्त जो है वो हर रोज़ एक बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो लगभग 2 से 3 घंटे जो हैं वो ट्रैफिक में स्पेंड करते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि एक सिटी की पॉपुलेशन अगर 50 लाख है या फिर 1 करोड़ है, तो इतने लोगों का टाइम 2 to 3 आवर्स का टाइम जो है वो ट्रैफिक में वेस्ट हो जाता है। तो ये हमारे देश के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। स्टार्टअप कल्चर, अभी बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो हैं वो आपको बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता एक्सेट्रा, ये सारे बड़े बड़े शहरों में ही आपको स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं। वी नीड टू क्रिएट ए कल्चर, स्टार्टअप का ऐसा कल्चर होना चाहिए कि गांव में भी स्टार्टअप हो सके। तो कितने सारे, आज भी हमारे देश के लगभग 65% प्लस पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती हैं। तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के यंगस्टर्स को दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में जाकर जॉब्स नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, वो अपने ही घर के पास जो है वो जॉब कर पाएंगे। विमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिव्स एंड कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ ओनरशिप दैट अलाउज लैंड टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्टिव फाइनेंस एंड कैपिटल टुगेदर वुड चैनल रूरल एनर्जीज इनटू न्यू एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोडक्शन। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, काफ़ी सक्सेस मिला है, कोऑपरेटिव्स को भी काफ़ी सक्सेस मिला है, लेकिन अब जो लैंड के साथ जुड़े हुए कुछ नियम हैं, तो उनका प्रॉपर डेटा क्रिएट हो, लैंड डिस्प्यूट्स ना के बराबर हो या फिर ना हो, राइट। इसमें एक सिग्मा 6 स्टैंडर्ड अचीव करने की आवश्यकता है, ताकि रूरल एनर्जी जो है उसको हम
इसका जो पोटेंशियल है उसको हम एक्सप्लोर कर सकें। और वे सारे लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डेवलपमेंट को हिंडर करते हैं उनको सरकार को हटा देना चाहिए। किसानों के बारे में भी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। हमारे देश के किसानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम ज़मीन है, छोटे किसान जिसको हम कहते हैं। तो 85% प्लस हमारे देश में किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं। तो इनका अगर हमें भला करना है तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ बेस्ट टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करें उनको, जब चाहिए उनको कैपिटल इजीली अवेलेबल मिले। और जो लैंड पुलिंग सिस्टम कहते हैं कि अगर ऐसे 10 छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास ऐसी छोटी छोटी ज़मीनें हैं, तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो कोई एक व्यक्ति, कोई एक कंपनी या फिर कोई एक किसान जो है वो हायर कर सके और यहाँ पर वो खेती बाड़ी करे, तो ये छोटी छोटी ज़मीनें जो हैं वो एक बड़ी ज़मीन बन जाएगी। और इसमें सारी चीज़ें, फिर आप ट्रैक्टर भी यूज़ कर पाएंगे, या फिर अगर आप ट्रैक्टर यूज़ करना चाहते हैं तो वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो फ़ायदे का सौदा रहेगा। एक छोटे से खेत के लिए आप ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़े खेत के लिए आप ट्रैक्टर जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें नए स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज में इतनी जॉब्स और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी कि एग्रीकल्चर में आज जितने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। हमारे देश में टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 50% लोग जो हैं वो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है, 13 से लेकर 15% जितना है। तो दिस इज़ नॉट प्रोडक्टिव। ये दिखाता है कि अगर एक क्लास में या फिर एक जगह पर 100 लोग हैं और वो 100 रुपये का काम करते हैं, तो उसमें से 50 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 13 से 15 रुपीज़ का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि अगर इनको 15 रुपीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो 50 लोगों के बीच में कुछ पैसों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वेल्थ जनरेशन कभी नहीं होगी। तो व्हाट वी नीड इज़ कि ये 50 लोग जो हैं उसमें से अगर सिर्फ लेट्स से 10 लोग ही काम कर रहे हैं और वो 15 रुपीज़ क्रिएट कर रहे हैं, और बाकी के जो 90 लोग हैं वो आप 50 लेट्स से 40 लोग आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी के 50 जो हैं वो सर्विसेज में। तो ये चीज़ हमें करने की आवश्यकता है। वी हैव टू शिफ्ट लेबर आउट ऑफ एग्रीकल्चर। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हॉरर्स ऑफ पार्टीशन के बारे में भी बात की। अब इसको लेकर एक अलग से आर्टिकल है द हिंदू में, मेमोरीज। अब से भारत जो है वो 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ उस टाइम पर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों की हत्या हो गई। 1 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को किडनैप किया गया, उनका रेप किया गया। 15 लाख लोग अलग अलग जगहों पर डिस्प्लेस हो गए हैं। पार्टीशन जो हैं इसने कुछ ऐसे घाव हमारे देश के ऊपर छोड़ दिए हैं, कुछ ऐसे ज़ख्म हमारे देश के ऊपर छोड़ दिए हैं जो आज भी, जिनकी जिनकी हिस्ट्री जो डायरेक्टली उनके फैमिली मेम्बर्स इसके साथ जो अफेक्ट हुए थे, वो आज भी अपने दादा दादी, नाना नानी की कहानी जब सुनते हैं तब उनका मीन्स इट्स वेरी पेनफुल। वो बहुत ही, वो देश के लिए भी बहुत ही पेनफुल ये पार्टीशन रहा है। भारत ने अपनी टेरिटरी भी खो दी और भारत ने अपने बहुत सारे लोग जो हैं वो भी हमेशा के लिए खो दिए। तो पार्टीशन जो है वो पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी नेगेटिव रहा, भारत के लिए भी काफ़ी नेगेटिव रहा। पिछले अगर 75 इयर्स की बात करें तो भारत ने काफ़ी कुछ तरक्की भी की है, नो डाउट। हमारी इकोनॉमी एक्सपांड हुई है, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी भारत काफ़ी एडवांस सिचुएशन में है। ग्लोबल स्टेज के बारे में बात करें तो भारत को एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और एक ग्लोबल प्लेयर माना जाता है। तो ये हर एक व्यक्ति का एक कंट्रीब्यूशन है और तब जाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज़ ये दिन जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, ये दिन तू मैं के लिए नहीं होना चाहिए। ये दिन इसलिए नहीं है कि हम पाकिस्तान को नफ़रत करें। दिस इज़ गोइंग टू बी अनप्रोडक्टिव। वहाँ के जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत के बारे में ये कहते हैं कि ये पार्टीशन जो हुआ इसकी वजह से इतने सारे लोग मर गए। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो हिंदू और सिख कम्युनिटी जो हैं वर्सेस मुस्लिम्स,
ऐसी एक 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 मान्यता या फिर व्हाट वी से ऐसी एक बात जो है वो पार्टीशन के साथ जोड़ी जाती है। बट दिस इज़ नॉट इंडिया। ये वर्सेस वाली सिचुएशन जो है, दिस इज़ गोइंग टू बी, इट्स लाइक ए कैंसर फॉर इंडिया। व्हाट वी नीड इज़, वी नीड कि हम इस दिन को किसी के ऊपर ब्लेम करने के लिए नहीं, हम इस दिन को इसीलिए ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ जो है वो हमारे देश में कभी नहीं होनी चाहिए। इतिहास जो है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं है, इतिहास एक देश के लिए इसलिए भी है कि इतिहास में जो गलत चीज़ें हुई हैं उसको, उसमें से हम सीख लें और ये समझें कि ऐसी चीज़ जो है वो कभी भी फ्यूचर में, आज से 1000 साल बाद भी हमारे देश में ऐसी चीज़ जो है वो कभी होनी नहीं चाहिए। Given that trauma was felt not just in India but in 3 countries, an attempt to mark the day across subcontinent might have been more inclusive. ये जो दिन है ये सिर्फ भारत को नहीं, ये दिन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीनों देशों को सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है, ताकि तीनों देशों के बीच में एक भाईचारा जो है वो बढ़े। और ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, हम हमारे नेबर्स को कभी चेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमेशा वहाँ पर ही रहेगा, बांग्लादेश भी वहाँ पर रहेगा। बांग्लादेश और भारत के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो हैं वो फ़िलहाल अच्छे नहीं हैं और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, एज वी ऑल नो। लेकिन ये दोनों देशों के लिए और पूरे सब कॉन्टिनेंट के, पूरे सार्क रीजन के लिए यही इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन जो है वो बढ़े। और ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पर जो ब्रिटिश एम्पायर ने जो चीज़ें की, और उनके लिए हम आज के जो ब्रिटिश लोग हैं उनको भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं। जो एम्पायर था उसने जिस प्रकार से देश का बंटवारा किया और जैसे हमारे दिमाग में एक डिवाइड एंड रूल वाली चीज़ डाल दी, जो कहीं ना कहीं हमें आज भी थोड़ी क्वांटिटी में लेकिन देखने को मिलती है डिवाइड एंड रूल वाली सिचुएशन। तो इससे हमें बाहर निकल कर आगे देखना होगा। तो लेट्स होप कि हम इस दिन को ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। गुड न्यूज़ ऑन न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार ने जो आईटी रूल्स में बदलाव किए हैं, इन बदलाव के ऊपर एक स्टे लगा दिया। ये बदलाव जो है आईटी रूल्स के, इसका लक्ष्य ये था कि मीडिया को, सोशल मीडिया को और ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल किया जाए। अब कोर्ट का कहना यह है कि ये जो नए आईटी रूल के बदलाव हैं ये फ्री एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। बहुत सारे अलग अलग डिजिटल न्यूज़ और करंट अफेयर्स पब्लिशर्स ने अलग अलग कोर्ट्स में ये नए रूल्स को चैलेंज किया था और ये कहा था कि ये रूल्स जो हैं ये राइट टू इक्वालिटी, फ्री एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोफेशन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। हाई कोर्ट ने 2 कंट्रोवर्शियल रूल्स के ऊपर एक स्टे लगाया है। एक है रूल 9 सब रूल 1, जो ये कहता है कि डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स मस्ट एडहेयर टू द कोड ऑफ एथिक्स, ऑफर सब्जेक्टिव नोशंस ऑफ हाफ ट्रूथ्स, डिसेंसी एंड गुड टेस्ट। आपको याद होगा सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, इस चीज़ को हटा दिया था कि ये सेक्शन 66A जो है ये बहुत ही वेग है, इसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है। इनफैक्ट ये इतना वेग था कि आप कोई भी चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर लिखे तो उसके ऊपर से आपके ऊपर केस हो सकता है। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। वैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना यह है कि ये रूल 9 सब रूल 1 जो है, इसमें ये कोड ऑफ एथिक्स और हाफ ट्रूथ्स और डिसेंसी और गुड टेस्ट की बात जो बताई है बहुत ही वेग है और बहुत ही ज़्यादा वाइड है, तो इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाना चाहिए। रूल 9 सब रूल 3 जो है, इसका लक्ष्य ये है कि एक 3 टियर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी गठित की जाए ताकि जो मीडिया कंटेंट है उसको बहुत ही माइन्यूटली सरकार रेगुलेट कर सके। अब पब्लिशर्स का कहना यह है कि ये जो रूल 9 सब रूल 3 जो है, इसकी वजह से मीडिया जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार के कंट्रोल में आ जाएगी और सरकार ये चाहेगी कि वो जो कहती है वही चीज़ जो है वो मीडिया फॉलो करे। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए और डिसेंट के लिए कई बार सरकार कुछ ऐसा करती है जिसको मीडिया या फिर जो लोग जो हैं वो इसको मीन्स उसका विरोध करते हैं। तो ये डिसेंट जब तक नहीं होगा, सारी चीज़ें सरकार जो कहें वही हम मानने लगे, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है और लॉजिकली आप उसके
खिलाफ कुछ पॉइंट्स रखना चाहते हैं, तो ये स्वतंत्रता जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, लेकिन ये रूल्स जो है वो ये सारी चीज़ों को डिलीट करने की बात कर रहा है या फिर इन सारी चीज़ों को सबोटाज करने की बात कर रहा है। तो इट इज़ गुड कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये एक स्टैंड लिया है, एंड वी ऑल नो कि मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लिबरल डेमोक्रेसी। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिया जो है उनकी स्वतंत्रता हो। भारत में यूएसए की तरह यूएसए में एक फर्स्ट अमेंडमेंट है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो जो प्रेस का जो फ्रीडम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। हमारे देश में ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं, मीन्स इन द सेंस के फर्स्ट अमेंडमेंट टाइप कोई ऐसा शील्ड नहीं है, लेकिन हमारे देश में आर्टिकल 19 ए है, और ये आर्टिकल 19 ए जो है ये फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन के साथ डील करता है, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है। और बार बार अलग अलग मौक़ों के ऊपर जो हमारी कोर्ट्स हैं उन्होंने इसका प्रोटेक्शन किया है और इसका स्टैंड लिया है, आर्टिकल 19 ए को ध्यान में रखते हुए स्टैंड लिया है और मीडिया की स्वतंत्रता को मेक श्योर किया है। ये जो लॉ है ये सरकार ने बनाया और अब कोर्ट जो है वो इसको रिजेक्ट कर रही है। तो इसका भी एक रीज़न जो है, वाई, व्हाट इज़ द मेन रीज़न? मेन रीज़न यही है कि जो हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट का जो फंक्शन है, पार्लियामेंट में जो डिबेट, डिस्कशन, ये चीज़ें नहीं हो रही है, इसकी वजह से ये हड़बड़ी में जो लॉज बनाए जाते हैं फिर ये कोर्ट के पास जब जाते हैं फिर वो टिक नहीं पाते, इनको डिलीट करवाया जाता है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि पूरे देश का वक्त बचेगा और सरकार की भी इमेज अच्छी रहेगी अगर सरकार और ओपोजिशन मिलकर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको थरोली डिस्कस करो। बहुत ही रिफाइंड, स्पेसिफिक, प्रिसाइज लॉज जो हैं वो हमें बनाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी चीज़ें बार बार ना हों। एन ऑफ इन हुज नेम, द हिंदू का ये आर्टिकल है। हाल ही में कर्नाटका के कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ली और प्रभु चौहान जो हैं उन्होंने गौ माता और सेवालाल के नाम पर शपथ ली। मुरुगेश निरानी हैं, उन्होंने भगवान और फार्मर्स के नाम पर शपथ ली। और आनंद सिंह जो हैं उन्होंने विजयनगरा, विरूपक्षा और भुवनेश्वरी के नाम पर शपथ ली। आर्टिकल के राइटर जो हैं वो कहते हैं कि ऑल दिस ओथ्स रन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी जो ये शपथ ली गई है ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश एक सेक्युलर देश है। आप किसी भी एक भगवान का नाम लेकर या फिर किसी भी चीज़ को अगर आपको कसम लेनी है, शपथ लेनी है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लीजिए। और इस चीज़ को लेकर डिबेट भी हुई थी। 17 अक्टूबर 1949 की बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में B.R. अम्बेडकर साहब ने जब सारी चीज़ें हो चुकी थी तब फाइनली प्रीएम्बल के ऊपर बातचीत चल रही थी। तो B.R. अम्बेडकर साहब ने ये प्रपोज किया कि हमारा प्रीएम्बल जो है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होना चाहिए। उस टाइम पर जो H.V. कामत थे उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रीएम्बल जो है इन द नेम ऑफ गॉड वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। और दूसरे जो मेंबर थे ए थानु पिल्लई, उन्होंने कहा कि अगर कामत साहब का जो अमेंडमेंट है वो एक्सेप्ट किया जाता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप भगवान में विश्वास, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी अलग अलग नाम से हम ईश्वरी शक्ति को बुलाते हैं, तो आप अलग अलग मीन्स गॉड कहें, भगवान कहें, व्हाटएवर, राइट। बट अगर हम शपथ के टाइम पर ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ ये चीज़ जो है वो फिट नहीं बैठती है। दूसरी चीज़, एक दूसरे मेंबर थे रोहिणी कुमार चौधरी, उन्होंने ये कहा कि वंदे मातरम क्या है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम यानी कि हम जो भारत माता है, गॉडेस, राइट, तो एक देवी शक्ति की यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये कहते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, तो क्यों हम गॉडेस की बात नहीं कर रहे हैं? तो वाई इट शुड नॉट स्टार्ट विथ इन द नेम ऑफ गॉडेस, इन द नेम ऑफ गॉड ही क्यों? तो ये भी एक पॉइंट जो है वो सामने आया था। लेकिन फाइनली दूसरे कुछ मेंबर्स जैसे कि H.N. खुंजरू थे, तो उन्होंने ये कहा कि प्रीएम्बल जो है मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल में लिखा गया है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप टू एवरीवन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब हम गॉड का नाम लेते हैं तो
बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये सारी चीज़ें फिट नहीं बैठती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है उसके खिलाफ की एक बात हो जाएगी। फाइनली प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर एक वोटिंग करवाई और कामत साहब का जो प्रपोजल था वो उसको पर्याप्त वोट नहीं मिले और फाइनली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ है या फिर जो प्रियम्बल है उसकी स्टार्टिंग होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इसमें गॉड जो हैं ये शब्द इसमें एडेड नहीं है। इससे पहले का एक केस था केरला हाई कोर्ट ने एक उमेश छलियल नाम के व्यक्ति थे, तो उन्होंने एक भगवान का नाम लेकर शपथ ली थी और फिर इसको केरला हाई कोर्ट ने इसको वॉइड घोषित कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने केस में ये कहा था कि जो हमारे नेता हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द हैं उन शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। आप जब शपथ लेते हैं तो आप फिर इसमें कोई चीज़ों का एडिशन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को और यहाँ पर जो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हमने देखी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हुई थी उसको अगर ध्यान में रखें तो ये जो तीनों लोगों की शपथ है ये डेफिनेटली वॉइड हो जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, गेयर द नेशन अप फॉर इनोवेशन। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड आज के ज़माने में हमें यही चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो मैं स्टेटमेंट सुन रहा था और जब इसके ऊपर लिखे गए आर्टिकल्स को पढ़ रहा था तो ये 25 सालों का जो अमृत काल की जो बात बताई है तो उसमें सबसे पहले टू बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में जो चीज़ आई थी वो यही थी कि भारत में जो चीज़ मिसिंग है दैट इज़ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हम उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हमारी GDP का अगर परसेंटेज देखें तो 0.65% ही हम R&D के ऊपर लगाते हैं। दूसरे देशों की बात करें, टॉप 10 इकोनॉमीज़ की बात करें तो वो 1.5 से लेकर 3% जितना अपना जो GDP का हिस्सा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे इन्वेस्ट करते हैं और कितनी सारी नई जॉब्स जनरेट होती हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो भी ज़्यादातर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हों, चाहे आपका कंप्यूटर हैं, आपके बहुत सारे ऐप्स, ये सारी जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किसने बनाई है? वो सारे डेवलप्ड देशों के लोगों ने बनाई है और गर्व से हम ये भी कहते हैं कि भारत के लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। और हम देखते भी हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल हैं, माइक्रोसॉफ्ट हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज़ हैं जिनके जो हेड हैं, CEOs हैं, MDs हैं वो इंडियंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे देश के लोग जो हैं उनका पोटेंशियल ये है। प्रॉब्लम ये है कि उनको यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से वो फिर दूसरे देशों में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर वो दूसरी कंपनीज़ के लिए काम करते हैं और उन्हीं कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो भारत में काफ़ी हिट हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों को देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए, वो देश छोड़कर नहीं गए हैं, उनका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी कंट्रीब्यूशन भारत में रहता ही है। लेकिन जब तक हम ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक यही होता रहेगा। इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। तो व्हाट वी नीड इज़ ब्रेन गेन, कि भारत के जो लोग हैं वो भारत के लिए काम करें, हमारी इकोनॉमी में यहाँ पर रहें और यहाँ पर ज़्यादा ये सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें बनाएं। लेकिन उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस आपने देखी होगी, कैसे जो टेस्ला और दूसरी कंपनीज की कार जो है वो अलग अलग देशों में रोड्स के ऊपर चल रही हैं और लेन चेंज कर रहे हैं, सारी चीज़ें। हमारे देश में जब हम सोचते हैं कि एक टेस्ला की कार यहाँ पर आएगी, वो डिज़ाइंड है फॉरेन देशों के लिए, वहाँ के रोड्स के लिए। हमारे देश में तो कई जगहों पर लेन्स ही नहीं है। सिटी एरिया में कितने सारे व्हीकल्स जो हैं, खास करके मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों से आपका ओवरटेक करते रहेंगे। तो कितना भी अच्छा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ना हो, ये फॉरेन कंट्रीज़ के लिए सही रहेगा, भारत के लिए तो ये कार चल ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें भारत के लोगों के द्वारा यहाँ की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना होगा। उसके लिए भी आपको R&D चाहिए, राइट। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास उतना फंड है, तो ये बड़ी कंपनीज यूनिवर्सिटीज़ के साथ और छोटी कंपनीज जो हैं MSMEs, जिनके पास R&D और इन सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएट हो जाएं और ये एक प्रकार का हम
जैसे ट्रायंगल बना सकते हैं, एक तरफ यूनी, एक तरफ आपके बिजनेस, एक तरफ गवर्नमेंट। तो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हर एक अपना अपना कंट्रीब्यूशन, कोई यहाँ पर यंगस्टर्स प्रोवाइड करेगा तो कोई फंड और कोई पॉलिसीज़ प्रोवाइड करेगा। तो ये एक ट्रायंगल हमें बनाना होगा हमारे देश में। OECD देशों की बात करें तो वहाँ पर 60 से 70% लोग उन देशों में जो काम करते हैं वो R&D की वजह से जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इम्प्रूव होते जाते हैं तो उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और वहाँ पर 5 नई जॉब्स जो जनरेट होती हैं वो भी R&D की वजह से हो रही है। That's something that we need in our country as well. Further, it is not just about manufacturing everything in India, but also about gaining a competitive and recovery advantage in areas of stress caused by any global disruption. ऐसा नहीं है कि हम दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स हमारे देश में पैदा करना चाहते हैं, ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जितनी चीज़ें हम यहाँ पर पैदा करें वो बेस्ट लेवल की हो, ये एक चीज़ जो है वो हम R&D से कर सकते हैं। और कितनी सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ख़ास करके हमारे बच्चों की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें तो सिलेबस में भी एक अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि एक टेंडर एज से ही उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ों के बेसिक्स पढ़ाए जाएं उनको। ये सारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक एक्सपोजर हो उनका, और लोकल लैंग्वेज में उनको ये सारी चीज़ें समझाई जाए। तो हम जो बात कर रहे थे कि रूरल एरिया की जो एनर्जी है उनको अनलॉक करना, उसके पोटेंशियल को अनलॉक करना, ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी। और दूसरी जो चीज़ें क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, फिर वेस्ट जो है उसको हम कैसे मैनेज करें, प्रोडक्ट्स को कैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स कि हम क्या करते हैं कि एक फ़ोन हमने ख़रीदा, कुछ साल के बाद हम दूसरा फ़ोन ख़रीदते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ही जो फ़ोन है उसकी कुछ चीज़ें जो यूज़ हो सकती है वो वही की वही रहे, बाकी की चीज़ें उसमें ऐड की जाए और आपका फ़ोन जो है उसको एक अपग्रेड किया जाए, नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर वाइज, हार्डवेयर वाइज भी अपग्रेड किया जाए। सेम थिंग कैन बी डन विथ योर कार। तो कितने सारे रिसोर्सेज जो हैं हम बचा पाएंगे। तो ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की हमें आवश्यकता है। तो दैट्स व्हाट वी नीड, राइट। R&D के लिए यू नीड कल्चर, यू नीड फंड, राइट। फेलियर के लिए तैयार रहना होगा। आप 30 बार कोई चीज़ करेंगे और फेलियर हासिल होगा, 31st टाइम आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये 30 फेलियर्स के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड इन आवर नेशन। तो ये अगर ये हो जाए तो 25 सालों में डेफिनेटली हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। कल हमने 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। प्रेसिडेंट ने शौर्य चक्र अवार्ड किए हैं डिफेंस पर्सनल के लिए। उसमें ग्रुप कैप्टन परमिंदर अंतिल हैं, फ्लाइंग पायलट हैं। विंग कमांडर वरुण सिंह है, अगेन फ्लाइंग पायलट। वायुसेना मेडल गैलेंट्री जो है ये विंग कमांडर उत्तर कुमार फ्लाइंग पायलट है, उनको दिया गया। और स्क्वाड्रन लीडर दीपक मोहनन जो फ्लाइंग पायलट हैं उनको दिया गया। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया है और वो देश छोड़कर चले गए हैं। अभी फ़िलहाल वो कहाँ गए हैं वी आर नॉट श्योर, लेकिन ये खबर तो हर एक न्यूज़ में है, फ्रंट पेज के ऊपर, हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो देश छोड़कर चले गए हैं। अलग अलग देशों ने भी भारत को ग्रीटिंग्स दी ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे। और कल वेंकैया नायडू साहब ने जो हमारी पारसी कम्युनिटी है उनको ग्रीटिंग्स दी फॉर दिस नवरोज़, जिसके बारे में हमने आज ही बात की। जो सैटरडे को प्रश्न पूछा था उसका आंसर है एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। और आज के लिए आपका नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। प्लीज़ PDF को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को हर रोज़ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।